अरे सर, बढ़िया सेक्टर्स की बात करनी नहीं है। आज आई वांट टू टॉक अबाउट सेक्टर्स विच आर पेग्ड नॉट टू डू एज वेल इन FY 25 एंड 26। काफ़ी इसमें आपको सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, या मैं बोलूँगा शॉक्स मिलने वाले हैं। ऐसा एक सेक्टर है इसमें जिसमें मैं खुद बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था, बट सर कहानी चेंज हो गई। अब सीन दिस सिचुएशन करंटली, और शॉर्ट टर्म में वो सेक्टर डिफिकल्ट नजर आ रहा है। मैंने से शॉर्ट टर्म आई मीन फॉर द कमिंग 4-5 मंथ्स और 2-3 मंथ्स, इस टाइम स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। बट ऑन दी ऑपोजिट हैंड आप देखोगे ना, ये सब सेक्टर्स आर पोज्ड टू गो वेरी बिग इन लॉन्ग टर्म। हाँ, एक रिस्क है जिसके बारे में हर सेक्टर के रिस्क मैं बताऊंगा, बट ये एक अच्छा टाइम मुझसे, बिकॉज ये सेक्टर अभी नीचे आ रहा है और इन पे आपने बैंक स्टॉक्स उठा लिए, इकट्ठा कर लिए, आपकी एवरेज बाइंग प्राइस काफ़ी आपको बढ़िया मिल गई। दिस कैन गिव यू मल्टी बैगर रिटर्न्स। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस वीडियो टुडे, राइट। तो ये वीडियो प्लीज़ आराम से देखिएगा, यू विल गेट द आंसर कि अगर आपके पोर्टफोलियो में सेक्टर के स्टॉक्स हैं तो क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं। एंड जो भी आप डिसाइड करोगे, प्लीज़ बी श्योर, जो मैंने सोर्सेज में नीचे लिंक्स दे रखे हैं सारे, कि मैंने रिसर्च कहाँ से की है, उन लिंक्स के थ्रू जाइए, खुद डिसीजन लीजिए, फिर आपको भी हेल्प करेगा ये बहुत, राइट। सो इंट्रो शुरू करते हैं। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. सबसे पहले सर आ जाता है वो सेक्टर जो शायद हम सबको पता ही था और ये शायद इतना बड़ा सरप्राइज ना हो। ये सेक्टर है IT सेक्टर, यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब पहली बात आप शुरू करो, हाउ वुड यू फील अ कंपनी जो एक IT कंपनी चला रहा है, जो इस लेवल पे बैठा है, जो और आपको पता है कि आपके और आपके कोलीग्स ने एंड आपके IT सेक्टर ने भाई पूरे देश की GDP को पुश किया है फ्रॉम 2000 2010, एक आइडेंटिटी दी है वर्ल्ड वाइड, राइट। आज वही सेक्टर की इज्जत नहीं है और उस सेक्टर से लोग डर के भाग रहे हैं। हाउ वुड यू फील? मतलब इट्स अ कंप्लीट कियोस जो भी IT सेक्टर में हो रहा है, बिकॉज डिस्ट्रप्शन इतना मेजर है कि पता भी नहीं आगे क्या होगा। मतलब इट्स लाइक कि ये IT सेक्टर की शिप जा रही है, बहुत अच्छी ऊपर से कर रही है, यहाँ पे सर पूरा प्लेन क्रैश कर गया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इतना मेजर डिस्ट्रप्शन हो रहा है सेक्टर में, चीज़ें चेंज हो रही हैं दैट आपको पता ही नहीं कि हाउ विल थिंग्स परफॉर्म, हाउ विल थिंग्स नॉट परफॉर्म। अभी भी वो देख रहे हैं कि जो डिस्टर्ब हुआ है उसके क्या क्या डिग्रीज पर डिस्टर्ब हुआ है, जो हल्के हल्के डिस्कवर कर रहा है। एंड द रेट ऑफ चेंज दैट इज हैपनिंग दिस डेज इज़ इनक्रेडिबल। मतलब आपको मैं बताऊं, AI जिस स्पीड से भाग रहा है, हमने ISMA 3.0 को बना अपग्रेड किया पूरा फ्रॉम ISMA 2.0। बाय द वे, इफ़ यूर ISMA 2.0 स्टूडेंट, आप हमारे कम्युनिटी मेंबर हो, तो प्लीज़ बी शो यू गो फॉर द ISMA 3.0 अपग्रेड, जो हर टूल को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बताते हैं। तो दिस इज जस्ट अ क्विक नोट फॉर यू। एंड अगर आप स्टूडेंट हो बट यू डोंट नो, कंफ्यूज हो हाउ टू रीच आउट, सेंड अस अ मेल एट info@goelasf.in। ये वीडियो कुछ मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसको रिवाइंड कर सुन सकते हो। तो इफ यू आर ISMA 2.0 स्टूडेंट, प्लीज बी शो यू अपग्रेड टू ISMA 3.0 विच इज द AI वेरिएंट ऑफ इट। सो पॉइंट ये किया, बस वो AI वेरिएंट प्रोग्राम बनाने के लिए ना पिछले हमारी कितनी शिफ्ट लगी, वो कितने 6-6 महीने से स्ट्रेच होता गया। वाई? बिकॉज थिंग्स इन AI हैव बीन चेंजिंग सो फास्ट। और मैं बात करूँ एट आवर लेवल, इन बड़ी IT कंपनीज पे के लेवल पे आप देखोगे सिचुएशन तो पूरी तहस नहस हो चुकी है। इसलिए अगर फैक्चुअल बात करते हैं, Q4 FY 25 जो इन कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, दोज रिजल्ट्स आर नॉट गुड। अगर मैं टायर 1 कंपनीज की बात करूंगा, जैसे TCS, इन्फोसिस, ठीक है, टेक महिंद्रा, विप्रो, इनके रिजल्ट्स बहुत ही एवरेज आए हैं। मतलब बिल्कुल ही फ्लैट रेवेन्यू आया है, या तो -3.5 या 3% की रेंज में, जो मैनेजमेंट भी शायद यही एक्सपेक्ट करिए, जिसको आगे जाके बात करेंगे। एंड मतलब क्लाइंट्स इनके पास आना ही नहीं चाह रहे, राइट। वहीं पे एडवांटेज क्या हो रहा है, जो मिड कैप IT कंपनीज हैं, जो टायर 2 IT फर्म्स है, जैसे कोफोर्ज, LTTS, राइट, और परसिस्टेंस एंड सैक्सॉफ्ट, ये कंपनीज अच्छा कर रही हैं, इनके रिजल्ट्स बेटर हैं। बिकॉज अगेन फंडा वो है, AI उसकी इतनी नीड है नहीं। अब विद AI ये छोटी जो टेक कंपनीज हैं बड़े प्रोडक्ट्स उठा सकती हैं, ये बड़े उनके लिए बिड कर रही हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यही कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देख रहे हो पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। जो पहले TCS विप्रो के मोड से कि भाई हमारे पास कोडर्स हैं, हमारे पास ये हैं, हमारे पास टीम है, हमारे पास ये, अब जरूरत ही नहीं सर। अब ChatGPT एंड ऑल दीज टूल्स कैन डू इट। ऑन टॉप ऑफ विच आप देखेंगे US की क्रिटिकल हालत हो रही है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी आपका फंडिंग कट हो गई है, साइंस ऑफ वीकनेस आ रहे हैं। US में तो जो स्टैगफ्लेशन और रिसेशन सब फियर आ रहा है। मतलब US का तो अभी क्या यार, कि ईरान की वॉर जब हो रही थी तो मतलब 2 हफ्ते में विल डिसाइड, 2 दिन में अटैक कर दिया है। जो पहले बहुत क्लियर स्टैंस था, वी विल नॉट अटैक, अब वो अटैक हो रहा है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज USA एंड डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट कि भाई वो क्या करेंगे, इनका आगे मूव क्या होगा। तो ये भी एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि भाई हम IT सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या फ्यूचर पाता है। एंड अगेन मैं आपको AI के साथ बता रहा हूँ विद GIT हब, को पायलट, ChatGPT, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सब इतना ईजी हो गया है
कि वो प्राइसिंग प्रेशर हो रहा है, मार्जिन श्रिंक कर रहे हैं, एक वो बिडिंग वॉर शुरू हो गई है दैट आईटी कंपनीज लोअर से लोअर बिड में कंपनीज पकड़ना चाह रही हैं. सो इट इज़ अ कंप्लीट केओस, इट्स अ कंप्लीट केओस व्हाट्स हैपनिंग. ठीक है, अगर रेवेन्यू आउटलुक की बात करें तो ज़्यादा जो टॉप टायर आईटी फर्म्स हैं ना, जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब तो खुद ही बोलेंगे भाई हमसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखना. हमारा जो रेंज होगा -3.5 to 3% के बीच में रहेगा, तो मतलब विल बी फ्लैट या हल्का सा लोअर देन फ्लैट. जबकि टायर 2 फर्म्स हैं वो डबल डिजिट ग्रोथ को एक्सपेक्ट करिए. मैं अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करूँ तो नो बडी इज एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत ज़्यादा हाई इनके मार्जिन बढ़ने वाले हैं, राइट. दे विल बी स्टडी ओनली. एंड ज़्यादातर अब जनरली प्रोजेक्ट्स वही कंपनीज देंगी जिनका एक ROI बहुत हाई होगा. हर छोटी चीज़ के लिए शायद टेक प्रोजेक्ट आउट नाउ, तो दैट इज़ वन क्लियर डिसएडवांटेज. गाइडेंस की बात करते हैं, मैनेजमेंट्स क्या बोल रही है. तो इन्फोसिस की मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है. दे आर सेइंग अबाउट AI ड्रिवन ग्रोथ एंड फोकस ऑन इंप्रूविंग मार्जिन एंड हाइडिंग. और आप देखोगे ये कॉमन है अब तो, मतलब हर कंपनी को जिसको अच्छा करना है वो मैनेजमेंट AI बोलती रहेगी, पता कि इन्वेस्टर्स पैसा डाल देंगे इसमें. ठीक है, इसके बाद LTM एंट्री सीज नो मेजर मैक्रो इशूज, एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग फॉर FY26. Coforge not impacted by global headwinds, positive deal momentum. Wipro large deals and strong deals. AI focus remains high. Then जो न्यूट्रल कंपनीज हैं बोल रही हैं TCS, HCL Tech, LTTS. एंड जो एकदम वीक चल रही हैं वो हैं टेक महिंद्रा. मतलब ये इनकी मैनेजमेंट्स बोल रही हैं. सो दिस इज द सिचुएशन. सो IT सेक्टर, हाँ. अब मैं कोई रिस्क बताता हूँ. अब यू माइट से कि गोयला यार ये तो अच्छा टाइम है ना कि यहाँ पे हम IT सेक्टर को खरीदते हैं और मैं IT SIPs या IT इंडेक्स में या फिर IT कंपनीज हैंड चोजन वो खरीदता हूँ, विद टाइम ऊपर चढ़ जाएंगी, मुझे अच्छी बाइंग प्राइस मिल जाएगी. और आपका जवाब है एकदम सही, जो एक्चुअल है. बट इसमें वही है एक चीज़ टू सी दैट विल AI डिस्टर्ब इवन फर्दर. और अभी जनरेटिव AI अगेन जब मैं आपको बता दिया, ISMA 3.2 बना रहे थे उसमें इतना टाइम लग गया बिकॉज ये जनरेटिव AI इस स्पेस में आगे बढ़ रहा है ना, इस चीज़ आगे बढ़ रहा है दैट वी आर स्टिल डिस्कवरिंग किस लेवल पे AI कैन हेल्प अस आउट. मतलब मैं भी रिसेंट यूज केस देख रहा था, लोग एस्ट्रोलॉजी करा रहे हैं ChatGPT से. एस्ट्रोलॉजी मतलब भयंकर लेवल पे एस्ट्रोलॉजी एंड गिविंग एक्सट्रीमली एक्यूरेट रिजल्ट्स. सो जस्ट इमेजिन एस्ट्रोलॉजिस्ट का भी, लॉ के लिए भी लोग अब लॉयर के अलावा लोग कंसल्ट करते हैं ChatGPT को. सो इट्स क्रेजी. सो किस लेवल तक जाएगा, दैट इज़ समथिंग जो रिस्क आप लेना चाहो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट IT सेक्टर और नॉट. पर्सनली शायद मैं वो रिस्क ना लूँ, राइट. बट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि व्हाट डू यू फील. मैं थोड़ा फंडामेंटल ओरिएंटेड ज़्यादा हूँ, तो जब तक मुझे फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग होती दिखती नहीं है सेक्टर, तो मैं उसमें जाता ही नहीं हूँ. बट हाँ, इट सीम्स दैट IT बोलना कि कल को IT नहीं चलेगा, इट इज़ अगेन सीम्स अ वेरी रिडिकुलस स्टेटमेंट बिकॉज IT इज़ IT. इंडिया को चलाया IT ने काफ़ी हद तक. अब आ जाता है, अभी तक मेरे साथ हो, समझ आ रहा है, डन. अब आता है सर सेकंड सेक्टर. सेकंड सेक्टर है मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट एंड जिसमें मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था साल के स्टार्टिंग में, और अब जो एकदम स्टोरी ओवर हुई है लग रही है वो है बैंकिंग सेक्टर, राइट. नॉट स्टोरी ओवर नहीं हुई है, बट जो मैं उम्मीद कर रहा था वो तो शायद अब मिलना मुश्किल है. एंड आई टेल द रीजंस फॉर इट. अच्छा, अब हुआ क्या था स्टार्टिंग में कि RBI ने रेट कट्स कर दिए. ठीक है, वही सिचुएशन कि RBI को पहले कहा था कि भाई बहुत सारी लोन्स दिए जा रहे हैं, सब NPAs होंगे, मार्केट क्रैश कर जाएगा. तो उन्होंने इस Jan 2025, Feb 2025, December 2025 इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई कर दिए. मतलब बैंक्स में लिक्विडिटी सक आउट कर ली कि ज़्यादा लोन ना दे पाए, राइट. लोन नहीं देंगे तो NPAs नहीं होगा, तो इकोनॉमी खराब नहीं होगा. तो इस चक्कर में बैंक्स पिटे. तो RBI ने रियलाइज किया कि नहीं यार, इतनी खराब हालत नहीं है, बैंक्स की बहुत खराब हो रही है, मार्केट्स गिर रहे थे. तो RBI ने क्या किया, रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से कर दिया. आपका कैश रिजर्व रेशियो 100 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर दिया. जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स है जिनको हाई रिस्क प्रोविजन डालते थे उसको अब थोड़ा लोअर रिस्क कैटेगरी में डाल दिया, तो प्रोविजन कम मेंटेन करना पड़ रहा है. हुआ ये है सर कि सितंबर 2025 से, ठीक है, 2.5 लाख करोड़ बैंकिंग सिस्टम में और आ गए हैं विच कैन गो एज लोन्स. तो ऑफ कोर्स मेरा टेक जो सिंपल था कि भाई लोन्स जाएंगे और बैंक्स बिजनेस ज़्यादा करेंगे और लोग पैसा ले भी लेंगे, कंपनीज की स्पेंडिंग भी बढ़ेगी और लोग खरीदेंगे भी ज़्यादा बिकॉज ऑफ लोन ईजिली मिल रहे हैं, तो इट विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी, जो हमेशा थंब रूल रहता है. बट यहाँ पे सिचुएशन क्या डिफरेंट थी आपको पता है. RBI ने 90 डे वो पीरियड निकालते हैं कि 90 डेज़ के लिए इतना रेपो रेट कम हो जाएगा, ये डिस्काउंट फ्रेम निकालता है, इस टाइम के लिए ये करें, बहुत सारी उन्होंने चीज़ें निकाली थी. अब बैंक्स में इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर आप बैंकिंग बिजनेस को भी बस समझो, बैंकिंग में बिजनेस में इशू क्या है, इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, मतलब कितने इंटरेस्ट में पैसा लिया, कितने इंटरेस्ट में पैसा लोन दिया, इसके बीच के तो प्रॉफिटेबल है, वो इफेक्ट हो गया. कैसे, क्योंकि टेक्निकली लोन तो ज़्यादा दे सकते हैं अब, अग्रीड. बट अब प्रॉब्लम ये हुई है दो साइड से. सबसे पहली चीज़, जब भी इतनी ड्रास्टिकली वो FD मतलब इंटरेस्ट रेट हमारे बैंक में ऐसे बढ़े और फिर कम हुआ है, जब इतना ड्रास्टिकली ऐसे चेंज आता है ना,
तो होता क्या, बैंक्स ने तो एफडी दे दी हाई इंटरेस्ट रेट में, 1-2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, जब बढ़े हुए थे। अब वही डिपॉजिट्स, अब इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया। अब बैंक्स नए उससे इंटरेस्ट रेट्स पे एफडी नहीं इशू करेगा, बट उनको तो इंटरेस्ट में पैसे देना पड़ रहा है। और जब बैंक्स ने हाई इंटरेस्ट रेट होता है तो बैंक्स अच्छे से एफडी उठाते हैं। तो इतनी जल्दी बैंक्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे। दैट इज़ वन इशू। दूसरा ये 90 डे पॉज पीरियड्स चल रहे हैं, फिर डिस्काउंट पीरियड्स चल रहे हैं आरबीआई के, जिसके चक्कर में अब लोगों को, कुछ बैंक्स को सस्ते में मिल गया पैसा, अब वो लोन देंगे और सस्ते में, जिसकी वजह से एक अनहेल्दी कंपटीशन शुरू हो गया फॉर द बैंक्स। हमारे लिए तो अच्छा ही है, बट फॉर द बैंक्स एक अनहेल्दी कंपटीशन शुरू हो गया कि कौन लोन सस्ते में दे रहा है, जिसके चक्कर में इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ना हिट हुआ है। अब क्या परमानेंट हिट है? बिल्कुल भी नहीं, ये विद टाइम ठीक हो जाएगा, बट एनालिस्ट एक्सपेक्टिंग इस साल के एंड तक ये रहेगा चैलेंज। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कैसे ये पूरे इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए थे, फिर अचानक से बैंक इंटरेस्ट रेट नीचे नीचे नीचे, तो ये स्पिलेज रेशियो होता है जो हल्का सा टाइम लगेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन को कंट्रोल में आने के लिए। अब अगर मैं बात करूँगा, जैसे बोल रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर H1 FY26, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 वुड बी अंडर प्रेशर, सेम चीज़। BNP Paribas क्या बोल रहे हैं, दैट NIMs may have bottomed out in Q2 FY26, double digit growth expected in Q3 FY26। रोचन मंदोरा जो Equirus सिक्योरिटीज के हैं, ही सेइंग कि CRR कट विल soften NIM pressure, मे बी शॉर्टन रिकवरी टाइमलाइन। JM फाइनेंशियल सेम चीज़। तो आप ये सब ज़्यादातर आपको एनालिस्ट यही बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म में दिक्कत है, लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट दैट बैड, राइट। एंड वाई डू आई मेक इट इवन वर्स, आई टेल यू। अब जैसे HDFC है, दे आर सेइंग वी आर ओके, ICICI सेइंग वी आर ओके, SBI सेइंग तो हमारे से 28% लोन रेपो लिंक्ड है, तो दैट इज ऑल्सो ओके। कोटक महिंद्रा को होते थोड़ा टाइम लग गया, उनका 57 to 60% लोन्स आर टाइड टू रेपो, और अब रेपो सस्ता हो गया तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप समझो ना कैसे इफेक्ट करेगा, दैट्स इट। बट इसमें यू वुड से कि गोयला यार ये तो बढ़िया टाइम है ना, अब यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को उठाते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इज वन सेक्टर दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और दैट कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम एनी इकोनॉमी, है ना। तो ये तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बैंकिंग सेक्टर का, जो शायद आईटी में भी नहीं है इतना बड़ा एडवांटेज बैंकिंग सेक्टर में है। बैंक से जा ही नहीं सकते, एक इकोनॉमी से टबैको सेक्टर से हट जाए, ठीक है, ट्रैवल सेक्टर हट जाए, मैं ट्रैवल नहीं हट सकता, बट लिकर सेक्टर हट जाए, या फिर अदर सेक्टर्स, स्टील सेक्टर हट जाए, राइट, टेक्सटाइल सेक्टर हट जाए, हट सकता है, कुछ हो सकता है, हट सकते हैं सेक्टर्स, बट बैंकिंग सेक्टर नहीं हट सकता। बैंकिंग सेक्टर हट गया तो इकोनॉमी खत्म। तो यू वुड से कि तो अच्छा बढ़िया मौका है ना कि हाँ बैंकिंग सेक्टर भैया और खरीदते हैं और रखते हैं इसको लंबे के लिए, एंड आई वुड से हाँ। बट यहाँ पे मेरा कंसर्न थोड़ा चेंज हो गया था, क्यों? बिकॉज रिसेंटली, लेट मी शो यू दिस, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या कर रहे हैं, एंड इट विल रियली शॉक यू। शॉक यू क्या मतलब, ये तो फैक्ट है, इसमें शॉक क्या, एक सेकेंड रुकिए, लेट मी ओपन दैट फॉर यू। यस, तो यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज़ जो हमारा टूल है, राइट। तो ये सिंपल टूल है, यहाँ पे डिस्क्लेमर है, नीचे इंस्ट्रक्शन शीट है, इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे टॉप लार्ज कैप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके हाईएस्ट AUM है, यहाँ टॉप मिड कैप है, यहाँ टॉप स्मॉल कैप है, यहाँ टॉप फ्लेक्सी कैप है, सिंपल गूगल शीट्स में, सो दैट्स ईजी टू यूज़। अब बेसिकली हम यहाँ क्या करते हैं, वी आर ट्रैकिंग व्हाट म्यूचुअल फंड हाउसेज आर डूइंग, राइट। अब यहाँ पे सर आप देखोगे, अब अगेन सारा डेटा इसमें गलत है, वो क्योंकि ये पेड टूल है तो अभी इसमें ओरिजिनल डेटा नहीं है, बट इस टूल में आप देखोगे जो ये हाईलाइटेड है इसको सियान कलर में, ठीक है, वो है। यहाँ पे आप देखेंगे लार्ज मिड क्या क्या कहते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। ICICI बैंक को बेचा है, HDFC को बेचा है, राइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेचा है। आप सेल पे फोकस करो क्योंकि वही डेटा करेक्ट है इसमें, ठीक है। ये सैम्पल शीट दिखा रहा हूँ, ये देखिए। फिर जून में मिड कैप स्टॉक्स ने भी, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने भी ICICI बेचा है, HDFC बैंक बेचा है, और एक कॉमन थ्रेड मुझे मिल रहा है, यहाँ पे दोबारा ICICI बैंक को बेचा हुआ है, ठीक है। फ्लेक्सी कैप में दोबारा HDFC में बेचा हुआ है। तो ये बड़े बड़े हाथ जो है ना, ये बेच रहे हैं सर म्यूचुअल फंड, सॉरी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो हैं, दे आर सेलिंग बैंकिंग स्टॉक्स, विच एक सेलिंग प्रेशर पूरा बना हुआ है इनमें। तो इसलिए जो मेरा फैक्टर है कि अभी क्या बैंक्स और गिर सकते हैं, आई वुड से हाँ, बिकॉज स्मार्ट मनी बेच रहा है इसमें, एंड स्मार्ट मनी रियली मैटर ना। जैसे आप यहाँ देखेंगे, आपको पुराना डेटा दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको आई शो यू, यहाँ देखेंगे ज़्यादातर मैक्स हेल्थ केयर को बेचा है, डॉक्टर अग्रवाल को बेचा है, मैक्स हेल्थ केयर को बेचा है, राइट। यहाँ पे भी अपोलो हॉस्पिटल्स को बेचा है, तो एक कॉमनैलिटीज मिल जाती है। उसके बाद आप ये देखिए, इन पास्ट 1 month हॉस्पिटल स्टॉक्स सच एज मैक्स, अपोलो वगैरह वगैरह एंड रेनबो चिल्ड्रंस हैव सर्ज्ड 4.3 while benchmark Nifty has gained 4.3%। एक सेकेंड, मैं आपको उल्टा बता दिया है, सॉरी, दे आर बाइंग हियर, एज यू कैन सी हियर, दे आर बाइंग हियर, यस, दिस इज इंक्रीज, आपको ऊपर इंक्रीज दिख रहा है, दे आर इंक्रीजिंग, सो दे आर बाइंग मोर,
सो बाइंग मोर, तो क्लियरली जस्ट ए सेकेंड आपको दिख रहा है कि फ़र्क पड़ता है, मतलब वट एवर द स्मार्ट मनी डस मार्केट्स में आपको फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये डेटा आप खुद इकट्ठा करते हो, उसमें कोई भी चैलेंज की बात बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो सिंपल क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, गो टू नई एमसी वेबसाइट, जो भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड हैं उनमें देखो, उनका स्पेसिफिक फंड देखो कौन सा एनालाइज करना है, उनका फैक्ट शीट डाउनलोड कर लो। उस फैक्ट शीट में लीगली सेबी ने सब दे रखा है, एंड फैक्ट शीट को चैट जीपीटी में डालो, चैट जीपीटी से बोलो कि फैक्ट शीट से मुझे निकाल के दे, वो भी पॉसिबल है। बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, मतलब आप लगा लो आपको महीने के इसमें 10 से 12 घंटे लगेंगे टू गेट दिस डेटा, महीने की स्टार्टिंग में जब इसका सबसे फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं बाय द गोयला इंस्टीट्यूशनल ट्रैकर। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, विल सिंपली गिव यू हैंड पिक्ड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, जैसे मैंने आपको म्यूचुअल फंड में दिखाया, नथिंग फैंसी, ओनली प्रैक्टिकल जो आप यूज़ कर पाओ, ठीक है। परसेंटेज बेस्ड इनसाइट्स आपको मिलेंगी, इसमें आपकी न्यू एंट्रीज क्या है, हैवी सेलिंग किस में है, कंप्लीट एग्जिट्स किस में है, पूरा ये टूल आपको देगा। एंड दिस टूल विल कॉस्ट यू 2999 फॉर 1 ईयर, विच इज़ अबाउट 250 रुपीज़ फॉर 1 मंथ, राइट। सो फॉर मी, अगर आपका इफ़ यू सीरियस अबाउट इन्वेस्टिंग एंड आपके ज़्यादा टाइम नहीं, बट आपको बस देखने की कौन सी सेक्टर्स कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। एंड अगर आपका पोर्टफोलियो 50-60 हज़ार रुपये के ऊपर है, तब दिस इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मेक सेंस फॉर यू। इफ़ यू आर समवन जो एकदम ही बिगिनर है, जिनका पोर्टफोलियो शायद 10-12 हज़ार के नीचे है एंड जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, तो आई डोंट थिंक दिस इज वर्थ फॉर यू। इट्स बेटर कि आप खुद टाइम निकालें, बिकॉज आप ROI कभी निकाल ही नहीं पाओगे उस पोर्टफोलियो की साइज पे। बट इफ योर पोर्टफोलियो इज एनीवेयर अबाउट 50,000, दिस वुड बी ग्रेट। इट्स ओनली 249 रुपीज़ अ मंथ। एंड फॉर आवर फर्स्ट 15 यूजर्स हमारे पास एक और इसका स्पेशल ऑफर है, दैट द एंटायर थिंग वुड बी अवेलेबल फॉर यू फॉर 2 ईयर्स। तो 2099 वुड बी देयर फॉर 2 ईयर्स। इसका मतलब एवरी मंथ इट वुड बी अराउंड 125 रुपीज़, विच इज़ अ कंप्लीट नो ब्रेनर, राइट, एंड अ कंप्लीट स्टील। तो अगर आप JPRT के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट दिस प्रोग्राम, इफ़ यू आर द फर्स्ट 15, यू विल गेट द 2x मेंबरशिप। लिंक नीचे है, चेक इट आउट, राइट। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर इज समथिंग जिसमें मैं हूँ ऑप्टिमिस्टिक और हमेशा रहूँगा। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सेक्टर्स एंड आई ट्रूली बिलीव इट्स अ ग्रेट टाइम टू कलेक्ट बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स। बट हाँ, म्यूचुअल फंड हाउसेज आर सेलिंग बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स, तो एक सेलिंग प्रेशर आप बना के चलो होगा, ठीक है। पहला IT, सेकंड बैंकिंग, क्लियर है। आप मेरे साथ हो, एक सेकेंड, आप मेरे साथ हो तो एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। यस, प्याज भी लगती ना, ओके डन। अब बात जाते हैं थर्ड सेक्टर में, और ये सेक्टर है FMCG सेक्टर। अब ये सेक्टर भी सर इतना फनी है ना, पिछले 2-3 साल से मुझे FMCG सेक्टर क्यों नहीं चल रहा, बिकॉज रूरल डिमांड नहीं है भाई, रूरल डिमांड नहीं है। अब बात ये हो रही है कि रूरल डिमांड तो स्ट्रॉन्ग हो गई है, बिकॉज गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। 2024-2025 बजट में भी काफ़ी रूरल डिमांड के लिए चीज़ें गई हैं। बट अब प्रॉब्लम आ रही है अर्बन डिमांड से। अर्बन डिमांड की वेजेस कम हो गई हैं, अर्बन पॉपुलेशन के बैंक्स के लोन्स वो तगड़े वाले बढ़ गए हैं, राइट। वो जो उनका डेटा दिखाता है, क्या डेटा का नाम है, लेट मी जस्ट शेयर दिस डेटा विद यू, एक सेकेंड। यस, आप देखेंगे इनकी EMIs बहुत हाई हो गई हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, वेजेस म्यूट हो गए हैं, डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग स्लो है बट बढ़ रही है, इनके फैंसी लाइफस्टाइल हर चीज़ में बहुत बढ़ गए हैं, राइट। सेविंग्स बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से FMCG की डिमांड कम हो गई है सर। और इनको अब जो इफेक्ट पड़ा है रूरल मार्केट से नहीं पड़ा, अब इनको इफेक्ट पड़ रहा है अर्बन एरिया से, राइट। अब थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे अगेन म्यूटेड ग्रोथ फॉर टॉप लाइन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, वॉल्यूम प्रेशर। स्टेपल कंपनीज के लिए लो सिंगल डिजिट ग्रोथ है, अगर मैं कंपनी लाइक HUL या नेस्ले, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूँ। छोटी कंपनीज आर स्टिल डूइंग बेटर। अर्बन इनका जो बिजनेस आता है कंजम्पशन का, दैट इज 50 to 60% फॉर FMCG बिजनेस। रूरल डिमांड भी है बट अब वो रिजिलियंट है, अच्छी लग रही है। पीपल एक्सपेक्टिंग की रिकवरी हो जाएगी भी H2 FY26। एक रीज़न ये भी है दैट लॉट ऑफ एनालिस्ट एक्सपेक्टिंग कि अब टैक्स 12 लाख के नीचे एकदम खत्म ही कर दिया है, तो उससे FMCG की डिमांड बढ़ सकती है। बट इट इज़ गोइंग टू बी स्लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सट्रीमली फास्ट, राइट। रही बात जो पॉजिटिव इंग्लिश चल रहा है, पॉजिटिव भी है, रूरल डिमांड बेटर हो गई है, इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में आ गया है, तो उनकी जो प्रॉफिटेबल मार्जिन हैं दे आर स्टिल ओके। एंड इनका मानसून जो हुई है वो अबव नॉर्मल हुई है, जो इस सेक्टर के लिए अच्छी है। आने वाले टाइम पे इनके जो अच्छे मार्जिन्स हैं, मतलब पाम ऑयल, हाँ आई नो इस प्रेशर में आ रहा है, पाम ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, बट ओवरऑल दीज मार्जिन्स कैन डू बेटर। एंड इन द नियर टर्म तो नहीं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहो, दी स्टॉक्स कैन डू वेरी वेल। एंड अगेन दिस विल गिव अस अपॉर्चुनिटी कि हम नीचे आते हुए इन स्टॉक्स को SIP इन पे करते रहें, राइट। फ्यूचर आउटलुक ये है कि इन्फ्लेशन आसान हो जाएगा एंड इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, अब नॉर्मल मानसून है तो हार्वेस्ट बढ़िया हुई है, तो दिस क्रिएट्स अ गुड सेंटिमेंट। तो
yeah, this is the situation again. For short term not good, long term clear people are saying it's good. But एक कंपनी जिसने बहुत ही सरप्राइजिंगली अच्छा कर दिया है, दैट इज फर्म बेवरेजेस. नॉट सरप्राइजिंगली, बट इस कंपनी की परफॉर्मेंस उतनी नहीं रही है जितना पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. राइट इन्होंने क्या किया कि बेफको की एक्विजिशन कर ली है, साउथ अफ्रीका DRC में अपनी प्रेजेंस बढ़ा ली है, एंड दे आर डूइंग कैपेसिटी एक्सपेंशन. मतलब दिस इज़ वन ऑफ द रेयर FMCG कंपनीज दैट हैव एक्चुअली डन दिस. राइट, सो थर्ड FMCG. अब आता है फोर्थ सेक्टर, और ये सेक्टर अगेन एक सेक्टर वो है जिसमें मैं काफ़ी था क्यूरियस कि दिस सेक्टर कैन डू वेरी वेल, बिकॉज China+1 पॉलिसी के अंदर दिस सेक्टर हैड अ ह्यूज स्कोप. एंड हुआ क्या इस सेक्टर में, दैट 2000 जब कोविड शटडाउन हुआ, चाइना की कंपनी ने भर भर के फ़ायदा उठाया, और फिर इंडियन कंपनीज ने इसका फ़ायदा उठाया. बट एक टाइम पे इतनी ओवर प्रोडक्शन हो गई, बिकॉज एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग सो मच ओवर प्रोड्यूस्ड डिमांड, है ना, जो समय थी, तो कंपनीज वही एक्सपेक्ट कर रही थी. इतना ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस हो गया कि इंडिया की इन्वेंट्री ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको बेचना ज़रूरी है. अब यहीं पे इंडिया के साथ चाइना की इन्वेंट्री बढ़ गई है इस सेक्टर में, और चाइना जब जहाँ पे आता है वो तो चाइना है. तो ये था कि जब चाइना की इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी और कम हो जाएगी तो India+1 में इंडिया को बेनिफिट मिलेगा. बट ऐसा कुछ ज़्यादा पैन आउट किया नहीं है. ठीक है, क्यों? सबसे पहली चीज़ बात करें बल्क केमिकल सेक्टर, और ये सेक्टर क्या है, केमिकल सेक्टर. बल्क केमिकल सेक्टर बिकॉज ग्लोबल डिमांड वीक है और प्राइसिंग अभी भी कम है. हाँ, इस H1 FY25 की फर्स्ट हाफ में रिकवरी आई थी, बट इट्स नॉट बीन दैट ग्रेट. जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं उससे बहुत स्लो रिकवरी आ रही है. हाँ, देयर आर हायर वॉल्यूम्स, इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन्स ड्रिवन बाय कॉस्ट कटिंग, ये भी अच्छा चल रहा है, बट बात वही है कि इट्स नॉट डूइंग एज वेल एक्सपेक्टेशन. अब आई नो यहाँ पे कोई ना कोई स्मार्ट बंदा होगा, ये ना पहले किसी ने मुझे कमेंट किया था रील में या यूट्यूब में, पता नहीं, मैं उसका ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था मुझे. तो उसमें था कि व्हाट डू यू मीन चाइना का ओवर प्रोड्यूस माल है तो वो सबको बेच देंगे क्या, ये कर देंगे, दैट एंटी डंपिंग स्कीम्स, इसके बारे में पढ़ो. अरे सर, आई गेट इट, आपने न्यूज़ में देखा है, आपको अच्छा लग रहा है, एंड ये फैक्ट है, एंटी डंपिंग पॉलिसीज होती हैं, बट डू यू थिंक इट एक्चुअली वर्क्स? एक बार लॉजिकली सोचो. ठीक है, रशिया यूक्रेन जब वॉर हुई थी तो पूरे यूरोप ने मना कर दिया कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, ब्लैक लिस्ट कर दो. इंडिया रशिया तेल ले रहा था, और इंडिया वही तेल रिफाइंड इंडिया की ऑयल रिफाइनरी रशिया का तेल को बेटर करके दोबारा बेच रही है. यूरोप बोल रहे हम तो इंडिया से तेल ले रहे हैं, रशिया से नहीं ले रहे. अल्टीमेटली तेल कहाँ से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं. तो उसमें कहाँ गई एंटी डंपिंग और ब्लैक लिस्टिंग? सेम चीज़ चाइना के साथ बता रहा हूँ. चाइना में आपको लग रहा है कि भाई नहीं, चाइना के खिलाफ एंटी डंपिंग. अरे भाई, चाइना कंपनी क्या करेगा, किसी मलेशियन कंपनी को बेच देंगे, या किसी ताइवानीज कंपनी को बेच देंगे, या किसी यूरोपियन कंपनी को बेच देंगे, वो हमें बेच देगी. बात तो सेम ही पड़ गई. तो मतलब दुनिया तो एक ही है ना, दुनिया तो एक ही है. हम आप ग्लोब से, ग्लोब बहुत छोटा सा है, एक ही दुनिया है. तो ये कुछ यहाँ बन रहा है और आपको कुछ चाहिए तो आपको ये बंदे से नहीं लेना, तो कोई और आपको वही चीज़ बेच देगा, वही घुमा के वहाँ चली जाएगी. अब जैसे चाइना में लग्जरी इक्विपमेंट देख लो. हाँ, तो जैसे अभी पूरा भटा ना लग्जरी इक्विपमेंट 90% चाइना में बनता है, बट उसकी असेंबलिंग कहाँ होती है, स्वीडन वगैरह में तो आ जाता है मेड इन स्वीडन, मेड इन फ्रांस. और हम सोचा रहे वाह, जबकि बन रहा है चाइना से बाहर नहीं बन रहा है. सो ये एंटी डंपिंग वगैरह मैटर नहीं करती. अल्टीमेटली जब तक चाइना के पास है वो बेचेंगे, और दिस इज़ वन मेजर चैलेंज. दूसरा ये है कि एक CDMO भी आता है इसमें, जिसमें मैं ऑप्टिमिस्टिक था, एक्चुअली अभी भी हूँ ऑप्टिमिस्टिक, बट अगेन इट्स टेकिंग बिट ऑफ टाइम. CDMO क्या हो गया, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है. ठीक है, कि किसी अमेरिकन कंपनी ने मुझे दे दिया है भाई ये केमिकल मुझे बनाना है, और इंडियन कंपनीज को बना देगी. इसमें इंडिया इज एक्चुअली डूइंग स्टिल वेरी बेटर. इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, एंड दिस इज वन सेक्टर दिस इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेल. बट अगेन ग्लोबली स्पीकिंग इट विल टेक डिमांड, इट विल टेक सम टाइम टू कैच अप. राइट, अब जिन्होंने बोला है कि उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा वो है गुजरात अल्कलाइंस, देन RGN Chemicals, then SRF is actually good, and palm oil users. जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है वो है दीपक नाइट्रेट, NOCL, आरती इंडस्ट्रीज, जुबलेंट, एंड RCF, NFL, दीपक फर्टिलाइजर्स, GNFC, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स. राइट, रीजन मैंने यहाँ दे रखे, तो आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हो, एंड दिस इज द करंट सिचुएशन. अब आ जाते हैं फिफ्थ सेक्टर में, और ये सेक्टर भी सर एक बार गेस करो क्या सेक्टर हो सकता है. ये सेक्टर भी कमाल का सेक्टर है. आपको पता है, एक तो ये सेक्टर कभी मेरा फेवरेट रहा नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही वो सेक्टर है कि इसका व्हाट इज दैट वर्ड, आई एम फॉरगेटिंग दैट, सिक्लिकल. इज डूइंग समटाइम्स वेरी वेल, समटाइम्स वेरी बैड. ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन्स पूरे टाइम के हिले रहते हैं, और वैसे तो ट्रेडिशनली वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स बोलते हैं, बट आई जेन्युइनली मेरे सेक्टर में कभी पर्सनल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं किया है, ना ही ज़्यादा मुझे सेक्टर एक्साइटेड भी करता है, सच बताऊँ तो. मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द स्टील सेक्टर. अगेन यहाँ पे चाइना पे भारी मात्रा में ओवर डंपिंग हो रही है. हाँ, एंटी डंपिंग रूल्स का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, हो रही है भाई. चाइना भर भर के स्टील बेच रहा है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दुनिया में जितना स्टील चाहिए ना, उससे बहुत ज़्यादा स्टील ऑलरेडी अवेलेबल है.
तो द वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग मोर स्टील दैन इट रिक्वायर्स. तो मतलब दिस सेक्टर इज दैट सेक्टर एज ऑफ नाउ जहाँ पे डिमांड इज हायर एंड सप्लाई इज लोअर. एंड आई डोंट फील, अगर पर्सनली स्पीकिंग मैं तो सेक्टर में ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं मानता. बट अगेन ये इसमें मेरा थोड़ा बायस भी आता है बिकॉज स्टील सेक्टर इटसेल्फ डजंट, आई डोंट फाइंड दैट एक्साइटिंग, राइट. तो जैसे देखेंगे स्टील पाइप्स की प्राइसेस, स्टील की प्राइसेस आर डाउन बाय 2.1%, विच जिनको इफेक्ट करेगा. अर्ली मानसून आ गई हैं जो FMCG के लिए तो अच्छा है. ज़्यादा मानसून होते हैं तो एग्रीकल्चर बेटर होता है ज़्यादातर, तो इट्स क्रिएट्स अ गुड सेंटिमेंट फॉर इन रूरल प्लेसेस. बट वहीं पे ये क्या कहते हैं, स्टील के लिए बड़ा ख़राब होता है अगर मानसून ज़्यादा या ओवर या पहले आ जाती है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत हिंडर हो जाती है उससे, राइट. ग्लोबल डिमांड इज़ एक्सट्रीमली वीक राइट नाउ, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है. इंडिया का जो आउटपुट है वो डाउन हो गया 6.5%. चाइना का आउटपुट इज़ डाउन बाई 7.3%. एंड कुकिंग कोल and iron ore prices have declined. Domestic, however, new domestic capacity addition expected. Basically हुआ क्या है, इंडिया ने यहाँ पे थोड़ी वो डाल दी है, इम्पोर्ट ड्यूटी डाल दी है चाइना से कि सस्ता स्टील ना आ पाए इंडिया के अंदर एटलीस्ट, राइट. बट आपको पता है वो स्टील तो आ ही जाएगा, यहाँ से तो वहीं से आ जाएगा, राइट. Then, however, the new domestic capacity addition is expected to surpass steel prices despite 9 to 10% demand growth in FY26 from infra construction. तो ये दिखा रहा है कि ये हाई रोलिंग, एक सेकेंड, HRC एक बार लेट मी जस्ट रीकन्फर्म HRC ये क्या होता है. कॉइल्स, हाई रोलिंग कॉइल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एक सेकेंड रुकिए. अच्छा वो पता नहीं वो विंडो खुली, बट हाई रोलिंग कॉइल्स ऐसी कुछ स्टील कॉइल्स वगैरह कुछ होता है. एक सेकेंड. बट अब बेसिकली स्टील की कैपेसिटी कम हो गई, इसको सिंपल शब्दों में ले लेते हैं, ठीक है. डन मेरे साथ हो. उसके बाद ये जो इंडिया ने चीज़ें की हैं जो मैं आपको बता रहा था कि ग्लोबल ओवर कैपेसिटी ऑफ स्टील इज़ 721 मेट्रिक टन्स बाई 2027. हम इतना ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस करें जिसकी ज़रूरत ही नहीं, ओवर कैपेसिटी है ये. और अभी तो हम फोकास्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन कम होगी और शायद सीइंग द वॉर सिचुएशन इट सीम वेरी अनलाइकली कि कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ी गया, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बनेंगे. वो हो सकता है कि काफ़ी गवर्नमेंट्स का पैसा अब डिफेंस में चला जाए, राइट. एंड अगर पब्लिक पैसा जाता है तो प्राइवेट मनी ऑल्सो फॉलोज. फिर चाइना एक्सपोर्टेड रिकॉर्ड 118 metric tons in 2024. एक्सीलेंट एंटी डंपिंग मेजर्स, ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रेस एंड 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है ऑन स्टील इम्पोर्ट्स इम्पोज्ड, ठीक है. चीपो इम्पोर्ट्स में परसिस्ट, लिमिटिंग प्राइसेस पावर प्रोड्यूसर्स. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स. सो स्टील फॉर मी इज़ नॉट डूइंग दैट ग्रेट, ठीक है. और मैं तो स्टील से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ. अगर IDBI कैपिटल की बात करें तो दे आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि थिंग्स विल टर्न आउट. सो इफ़ यू वांट टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यू कैन. पर्सनली स्पीकिंग मैं इतना एक्साइटेड नहीं रहता हूँ. सो दीज आर द सेक्टर्स. एंड बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसको मैं SIP करके आई वॉन्ट टू कलेक्ट फॉर द लॉन्गर टर्म ऑफ टाइम. आपको क्या लगता है, वुड यू अग्री विद मी, डिसएग्री, मुझे बताइए. एंड प्लीज़ बी श्योर अगर आपका पोर्टफोलियो 50,000 के ऊपर है ना तो जो GIPT है प्लीज़ टेक इट. क्या पता अभी तक 15 लोगों ने ना लियो तो आपको मिल जाए. प्लीज़ ट्राई योर लक. इट्स ओनली 125 रुपीज़ अ मंथ. अगर 2 साल का अगर आपको मिल गया तो, वरना इट्स 250 रुपीज़ अ मंथ, कुछ भी नहीं है. एंड ये आपको बहुत डीप इनसाइट दे सकता है, बहुत सारी डीप इनसाइट दे सकता है. सो फील फ्री चेक दैट आउट एंड कमेंट करके बताओ इफ़ यू अग्री विद मी, डिसएग्री विद मी, कौन सेक्टर्स आप होल्ड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. दूसरों को पता चलेगा, मुझे भी मजा आएगा.